हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो जनरल एनाटॉमी का स्केलेटन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो जो स्केलेटन वर्ड है वो ग्रीक से आया। जनरली हमारी जो स्टडी है उसके वर्ड्स जो हैं ग्रीक से आते हैं। तो यहाँ पे भी जो स्केलेटन वर्ड है वो भी ग्रीक से आया, जिसका मीनिंग है ड्राइड अप। आप लोग जानते हो जो हमारा स्केलेटन है वो बोन से बना हुआ है। जनरली जो बोन्स है वो एक ड्राई होती हैं, तो उसी से जो आगे जो स्टडी है वो प्रोसीड की जाती है। तो अब स्केलेटन है क्या? स्केलेटन एक कम्प्लेक्स हार्ट स्ट्रक्चर है। कम्प्लेक्स इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज ये बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप्स की जो बोन्स हैं उनसे मिलकर बनी होती है। कुछ लॉन्ग बोन से, कुछ शॉर्ट बोन से। तो ऐसे बहुत सारी जो बोन्स हैं वो मिलकर एक स्केलेटन को बनाती है। तो इसी वजह से ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और हार्ड भी है। एंड सेकेंडली ये मीसेनकाइमल ओरिजिन है। मीसेनकाइमल ओरिजिन आप समझो कि जब हम ये देखेंगे कि जो बोन्स की डिफरेंट टाइप्स होती है, जैसे मेम्ब्रेनस टाइप होती है, कार्टिलेजिनस टाइप होती है, जिसमें क्या होता है कि मीसेनकाइमल सेल्स आगे ओस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। ओस्टियोब्लास्ट मीन्स अ बोन फॉर्मिंग सेल्स। तो वो वाले बोन फॉर्मिंग सेल्स आगे क्या बोन बनाते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि जो इनकी स्टार्टिंग है बोन की फॉर्मेशन जो है वो मीसेनकाइमल सेल से होती है, तो इसी वजह से ये मीसेनकाइमल ओरिजिन होते हैं। तो इनका जो स्केलेटन है उसमें आप देखोगे बोन्स होंगी और कार्टिलेजेस, आपको कार्टिलेज मिलेंगे। और इनका फंक्शन सबसे पहले ये देखा जाए कि स्केलेटन का फंक्शन क्या है। ये स्केलेटन के फंक्शन आप लोगों को नॉर्मली भी पता होंगे कि इनका काम क्या है। सपोर्टिंग प्रोवाइड करना, जो बॉडी को एक उनकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देना। एंड सेकेंडली ये एक हार्ड सरफेस प्रोवाइड करते हैं टेंडन्स के अटैचमेंट के लिए। टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, तो उन सभी के अटैचमेंट के लिए। अब देखोगे बोन के ऊपर टेंडन्स का क्या काम होता है कि एक मसल को एक बोन के साथ अटैच करने का। अब जब बोन है तब भी मसल अटैच होएगा और देन टेंडम की फॉर्मेशन होएगी। ठीक है, तो जो टेंडन्स हैं इसी वजह से यहाँ पे बोला गया कि एक हार्ड सरफेस देते हैं टेंडन्स के अटैचमेंट के लिए। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि ये जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एंड उसके बाद आप देखो कि सबसे पहले अगर हम बोन को देखा जाए तो बोन्स क्या हैं। बोन्स को हम जो है ओसियस टिश्यू भी बोलते हैं। ओसियस टिश्यू क्योंकि इसमें आप जब हम फर्दर देखेंगे तो आप देखोगे कि इसमें ओसीन होता है। ओसीन एक ऐसा प्रोटीन है, जनरली जो हमारे पास डॉग्स होते हैं, तो डॉग्स वो ओसीन प्रोटीन की वजह से ही क्या करते हैं, बोन को खाना पसंद करते हैं। तो ओसीन की वजह से ही इसका नाम है ओसियस टिश्यू। तो जो बोन का है, बोन के लिए दो सिनोनिम्स यूज़ किए जाते हैं। एक होता है ओस और एक होता है ओस्टियन। ठीक है, अब ओस जो सिनोनिम है ये लैटिन से आया है और ओसी जो है ओस्टियोन जो है वो ग्रीक से आया है। तो ये दोनों जो सिनोनिम्स है ये दोनों बोन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब देखो जनरली हम लोग जब भी बात करते हैं तो बोन के लिए ओस्टियो जो वर्ड है उसका यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से आप देखोगे आपको देखने को मिलेंगी ओस्टियोलॉजी, ओसिफिकेशन, ओस्टियोमाइलिस्टिस, ओस्टियोमैलिसिया, ओस्टियोमा, ओस्टिटोमी, ऐसे आपको डिफरेंट जो है देखने को मिलेंगे। तो इनमें आपको ये वर्ड ही बता देगा कि मैं बोन की बात कर रहा हूँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि ओस्टियो वर्ड अगर आपको कहीं पे मिल रहा है, मीन वो कहीं ना कहीं उसका बोन के साथ एक लिंकेज ज़रूर है। तो ओस्टियोलॉजी होती है जो हम बोन्स की स्टडी करते हैं। ओस्टियो फॉर बोन, एनोलॉजी हो गया कि स्टडी करना। तो इसी देखो एक परफिक्स अपने आप को बता रहा है और सफिक्स अपने आप को बता रहा है। तो इसी वजह से हमारे पास एक वर्ड का एक मीनिंग समझ आ जाता है। तो इसी वजह से जब भी आप ऐसी स्टडी कर रहे हो, स्केलेटन के बारे में स्टडी कर रहे हो, चाहे फिर कोई भी एनाटॉमी की स्टडी कर रहे हो, तो आप उसकी जो नेम है उसके ऊपर फोकस करो कि वो नेम क्या बोलना चाहता है। तो आपको जो है
इजीली एनाटॉमी अंडरस्टैंड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो बोन जो है एक सॉलिड, रिजिड और इनफ्लेक्सिबल। आप बोन को ऐसे फ्लेक्सिबल नहीं होती, बोन हार्ड होती है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो अब जो बोन का मैट्रिक्स होता है, बोन के मैट्रिक्स में आपको जो बोन का मैट्रिक्स है उसको हम ओस्टियोइड मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसकी वजह से बोन हार्ड होती है। तो बोन में आपको दो तरीके के मटेरियल्स देखने को मिलेंगे, एक ऑर्गेनिक मटेरियल होएगा और दूसरा इनऑर्गेनिक मटेरियल होएगा। तो जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सिर्फ और सिर्फ 1/3 होता है, बट जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो वो 2/3 होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर में सबसे पहले मतलब जो मैक्सिमम ऑर्गेनिक मटेरियल है वो आपके पास होता है कोलेजन फाइबर्स। तो कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रोटीन होता है जिसकी वजह से हम इसके बोन को ओसियस टिश्यू भी बोलते हैं। तो उस प्रोटीन का नाम होता है ओसिन। तो ओसिन कैसे बनता है, जो हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट होते हैं वो ओस्टियोब्लास्ट यानी कि जिनसे बोन की फॉर्मेशन होनी है, बोन फॉर्मिंग सेल्स, वो उनमें माइटोसिस होती है और देन हमारे पास ओस्टियोसाइट्स बनते हैं जो बोन के एक्चुअल सेल्स होते हैं और वो आगे से क्रिएट करते हैं ओसिन को। तो ये हो गया जिसकी वजह से हम बोन को ओसियस टिश्यू बोलते हैं। और इसमें मैट्रिक्स में, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास मेनली ओसिन हो गया और सेकेंडली कोलेजन फाइबर्स, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। तो कोलेजन फाइबर जब प्रेजेंट है तो इसी वजह से आप देखोगे बोन क्या है, टफ और फ्लेक्सिबल होती है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसी की वजह से जो एक बोन है वो टेंसिल स्ट्रेंथ को रेजिस्ट कर पाती है, जो स्ट्रेंथ की वजह से उसको मतलब ऐसी खींचाताकी ना हो तो उसको रोकने के लिए ये कोलेजन फाइबर हेल्पफुल होता है। और इसमें ऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मैटर में आपके पास आ जाते हैं कैल्शियम सॉल्ट। इनऑर्गेनिक मैटर कैल्शियम जो सॉल्ट है उसमें आपको कैल्शियम फॉस्फेट भी मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलेगा और भी सॉल्ट के कुछ ट्रेसेस आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि कोलेजन फाइबर उसको टफ और फ्लेक्सिबल बना रहा था बोन को, उसी तरीके से कैल्शियम सॉल्ट जो है वो बोन को हार्ड और रिजिड बनाने का काम करते हैं। और इसी हार्ड और रिजिडिटी की वजह से जो है बोन, उसमें जो कंप्रेसिव फोर्स है उसके लिए रेजिस्टिविटी, एक रेजिस्टेंस जो है क्रिएट होती है। तो मीन्स हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों ही ज़रूरी हैं जो उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं एक डिफरेंट फोर्सेस के लिए। तो कैल्शियम सॉल्ट उसको कंप्रेसिव फोर्स के लिए, मीन्स बोन ऐसे कंप्रेस नहीं होगा। अगर ऐसे कंप्रेस होने लगा तो फिर तो मतलब हम लोगों का एक है, हम लोग खड़े नहीं हो सकेंगे। तो कम्प्लेक्स जब भी हम वेट को उठाएंगे तो उसकी वजह से डायरेक्टली हमारी बोन कंप्रेस हो जाएगी, तो भी हमें प्रॉब्लम है। तो कंप्रेस नहीं होने देगा। आप जब भी वेट उठाते हो तो आपकी कम्प्लेक्स नहीं होने देते, कंप्रेस नहीं। और दूसरे टेंसिल फोर्स के लिए भी आपको रेजिस्टेंस, ये नहीं कि आप किसी चीज़ को खींचते हो तो आप और जो आपकी बोन है वो और भी जो है लॉन्ग हो जाती है, ऐसा नहीं होता, वो जितनी है उतनी ही रहती है। तो इसी वजह से जो कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसिल फोर्स दोनों ज़रूरी हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट है, उस इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट का एग्जैक्ट नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट की वजह से जो है आपकी एक बोन हार्ड होती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देख लो, कैल्शियम के 10 एटम्स और PU4 इसके ओवरऑल 6 एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप के ओवरऑल 2। तो ये आपका जनरल जो फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट का। अब देखो इसी मटेरियल की वजह से, जैसे कि जिन दो मटेरियल्स से बोन बनी है, अगर हम उन मटेरियल को रिमूव कर दें, अगर हम कैल्शियम सॉल्ट को रिमूव करें और जहाँ फिर कोलेजन फाइबर को रिमूव कर दें, तो क्या होगा, क्या हमारी बोन वैसी की वैसी रहेगी? नहीं रहेगी। तो इसी बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप की बोन होती है। एक होती है ड्राइड बोन
और एक होती है डीकैल्सिफाइड बोन। डीकैल्सिफाइड से समझ आ रहा होगा कि कैल्शियम को रिमूव कर देना, मीन्स हमने इस बोन में हमने जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो रिमूव कर देना। अब ये जनरली कैसे होते हैं, दो तरीके से हो सकता है। हम जब डीकैल्सिफिकेशन कर रहे हैं हम एसिड का यूज़ कर रहे हैं, और जब हम एसिड में जो बोन को उसके साथ ट्रीट कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि उसमें से जो कैल्शियम है यानी कि जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। मीन्स वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रह जाएगा। अब ऑर्गेनिक मैटर रह जाएगा और इसी की वजह से उसमें जो उस बोन की जो मैरो कैविटी है, मैरो कैविटी मीन्स हमारे पास जो बोन होती है ना, उसमें आप देखोगे कि हमारे पास बोन के बीच में सबसे बाहर होती है पेरिओस्टियम। सबसे बाहर हमारे पास पेरिओस्टियम होती है, आउटर मोस्ट लेयर, और देन हमारे पास कॉर्टेक्स आती है, एंड सबसे इनर पे हमारे पास होती है मेडुलरी कैविटी, जहाँ फिर आप इसको मैरो कैविटी भी बोलते हो, जहाँ पे बोन मैरो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोन मैरो होती है, तो इसी वजह से जो डीकैल्सिफाइड बोन है उनमें जो आपका मेडुलरी कैविटी है, जब मैरो कैविटी है उसमें बोन मैरो प्रेजेंट होती है। बट जब आप ड्राइड बोन की बात करो, ड्राइड बोन में क्या किया आपने, उस बोन को हीट किया। जब आप उसको हीट करते हो ना तो उसमें क्या हो जाता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है, तो कौन सा बच गया, इनऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ पे रह जाता है, और इसी की वजह से उसकी जो मैरो कैविटी होती है वो नहीं होती, और इसी वजह से यहाँ पे जो पेरिओस्टियम है, एंडोस्टियम है, एंडोस्टियम क्या है, जो पेरिओस्टियम हो गया आपकी बाहरली, आपकी बोन की आउटर लाइनिंग, और एंडोस्टियम जो आपकी मेडुलरी कैविटी होती है इसकी लाइनिंग होती है, जिसको हम एंडोस्टियम बोलते हैं। ओस्टियोब्लास्ट जो आपके बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ओस्टियोसाइट जो आपके बोन सेल्स होते हैं, ये सभी के सभी जो है टेम्परेचर के साथ ख़त्म हो जाती हैं, और इधर ये सभी प्रेजेंट होंगे। और इसी वजह से आप देखोगे कि जब आप उसको बोन को एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो आपकी बोन और भी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से आप उसको टाई भी कर सकते हो, उसको एक उसके नोड बना सकते हो। ठीक है, तो जब आप उसको बर्न करते हो तो वो छोटे छोटे पीसेस में जो है वो चेंज हो जाएगी, टूट जाएगी। और इसलिए जब हम लोग किसी भी डेड पर्सन को जब हम उसको आग लगाते हैं तो उस टाइम पर उसकी बोन्स ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट हो जाती है, बिकॉज उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल बर्न होकर कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। तो उसके बाद इन बेसिस पे, क्योंकि इसमें कैल्शियम मटेरियल भी है, तो इसी वजह से हम बोन को एक लिविंग टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि हमारे पास बोन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ब्लड वेसल्स की बहुत ही रिच सप्लाई होती है, जिसकी वजह से एज अ बोन को हम एक जो है लिविंग टिश्यू बोलते हैं। तो बोन के पास और कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, बोन के पास ग्रोथ के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बोन, आपके पास जो बोन है उसके दो साइड्स होते हैं, तो एक साइड पे ग्रोथ हो सकती है, एक साइड पे ग्रोथ नहीं होती। तो आप जब भी बोन के कोई भी बोन देखोगे तो आप ये पाओगे कि उस पर ओवरऑल एक साइड पे ग्रोथ हो रही है। जैसे ये हमारे पास होती है सेफ, जिसको हम डाइफाइसिस भी बोलते हैं, और इसको हम एपिफाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एपिफाइसिस प्लेट प्रेजेंट होती है, और एक साइड पे एपिफाइसिस प्लेट नहीं होएगी। जिस साइड पे एपिफाइसिस प्लेट है मीन्स वहाँ पे आपकी क्या है, ग्रोथ, वो ग्रोथ साइड है, उससे बोन क्या ग्रोथ करेगी, और दूसरी साइड पे ग्रोथ नहीं होएगी। और जो आपकी, अगर हम एग्ज़ाम्पल लें अपनी अपर आर्म की, अपर लिम्ब की एग्ज़ाम्पल है, तो आप देखोगे कि हमारे पास जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस बोन, उसका अपर साइड जो है, ह्यूमरस बोन का जो अपर है वो ग्रोथ कर सकती है, बट उसका जो एल्बो
के पास वाला रीजन है वहाँ पे ग्रोथ नहीं होएगी। उसी तरीके से रेडियस और अल्ना जहाँ पे रिस्ट वाली साइड पे आपके उसके ग्रोथ पॉइंट प्रेजेंट होता है, इसी वजह से वहाँ से ग्रोथ कर लेती है, और जो एल्बो वाली साइड पे उसका ग्रोथ नहीं हो पाता। तो ग्रोथ पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, ग्रोथ एंड से उनकी जो ग्रोथ हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओस्टियोसाइट जो ओस्टोब्लास्ट सेल्स हैं जिनकी एग्जैक्टली जिनसे हमारे पास बोन की आगे ग्रोथ होनी होती है, तो वो सब प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो है एक डिजीज़ के लिए अगेंस्ट भी ये काम कर सकती है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो बोन मैरो प्रेजेंट होती है, बोन मैरो प्रेजेंट होती है, और बोन मैरो भी दो टाइप की होती है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो का क्या काम है, उनमें वाइट ब्लड सेल्स भी की फॉर्मेशन भी करती है, और रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन भी करती है, प्लेटलेट्स की। तो इसी वजह से एक इम्यून सिस्टम भी वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, तो वो उसको डिजीज़ के अगेंस्ट भी फाइट कर सकती है। और अगर उसमें फ्रैक्चर हो जाता तो उसमें हील करने की कैपेसिटी भी होती है, वो रीजनरेट कर सकती है, रीजनरेशन की पावर बहुत अच्छी होती है। और ये अपने आप को स्ट्रेस और स्ट्रेन के अगेंस्ट चेंज भी कर सकती है, जैसे जिस टाइप से हमें नीड है हमारी, उसी तरीके से हमारा स्केलेटन जो बना होता है, ठीक है। और ये आपको डिसयूज, एट्रोफी और ओवर यूज़ हाइपरट्रॉफी बताती है। मीन्स आपके पास एट्रोफी मीन्स आपके किसी भी टिश्यू का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका साइज़ डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, और हाइपरट्रॉफी मीन्स साइज़ इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। आप जनरली देखते हो जो जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, जिम्स में जाते हैं, या फिर कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो उनमें उनका जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो उनमें क्या हो गया कि उसमें, क्योंकि उन्होंने बहुत वर्कलोड की वजह से उनमें हाइपरट्रॉफी हुआ, और उनका जो मसल्स है वो बड़े हो गए। और एट्रोफी मीन्स अगर वो नहीं कुछ करते, हम लोगों में किसी ऑर्गन का क्या हो जाना, किसी टिश्यूज़ का कम्प्लीटली रिमूव हो जाना, जहाँ ख़त्म हो जाना, वो एट्रोफी में हम बोलते हैं। और इसके बाद इसके फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शंस आपके वही रहेंगे, बोन के फंक्शन वही रहेंगे जो आपके स्केलेटन सिस्टम के हैं, क्योंकि स्केलेटन सिस्टम बोन से ही मिलकर बना है। तो इसका काम भी शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करना है, स्ट्रेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है इसके पास, और एक टेंडन्स, लिगामेंट्स और इन सभी के लिए अटैचमेंट के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है। तो देखो मसल्स, आपको पता है टेंडन्स क्या होते हैं, जो एक मसल को एक बोन के साथ ज्वाइन करने का काम करते हैं, और लिगामेंट्स मसल जो बोन टू बोन ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो उसके बाद ये रिवर की तरह काम करता है जो मस्कुलर एक्शंस के लिए। और इसका काम क्या है, जो है ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखना। जो इसमें जो बोन मैरो है वो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करती है। इसमें ओवरऑल 97% जो है कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। और जो आपके बोन मैरो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो फेगोसाइटिक के नेचर होने की वजह से डिजीज़ रेजिस्टेंस का भी एक करेक्टर रखती है। और इनमें जो है जो साइनसेस हैं वो भी पैरानेजल साइनस वो बहुत बड़ी प्रेजेंट होती है, जो कि आप एक वॉइस की क्वालिटी को अफेक्ट करती है। जिसमें आपके पास इथमॉइड साइनस है। इथमॉइड साइनस मीन्स जस्ट होल स्ट्रक्चर और ट्यूब लाइक। तो इथमॉइड साइनस में जो है वो वॉइस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। तब तक आप बोन को इतना समझो, इनका फॉर्मूला क्या है, इसमें कौन कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, कौन सा इनऑर्गेनिक, और अगर आप उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, एसिड मीडियम में रखते हैं, तो क्या करती है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन।